किसी एक ऐसा आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम के प्रति अपनी एलिजियंस रखता है। वो ईरान की सेना नहीं है। और ये विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको इसको चिन्हित किया गया है। अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन माना है, यूरोप के कई देशों ने इसको आतंकवादी संगठन माना है। तो ये जो आईआरजीसी है वो एक आतंकवादी संगठन अगर कहें तो उसकी गिरफ्त में पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं। ये जो खबर कल उठी थी, मैं आपको इससे कनेक्ट करना चाहता हूं। दोबारा हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं समय में। खबर जो उड़ी थी कि पेजेश्कियान ने रेजिग्नेशन दे दिया है, उसकी वजह भी यही थी कि उनको भी ये लग रहा है कि जो ईरान के हित में है वो शायद इस आईआरजीसी के बदला लेने की जो जो उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर उनकी महत्वाकांक्षा बदला लेने की बनी हुई है। क्योंकि मुस्तफा खामनी के पिताजी को, उनको सबको, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। आज आप देखिए कि आईआरजीसी की जो कमान है वो एक ब्रिगेडियर के हाथ में। इसका अर्थ यह है कि जितने भी जनरल्स थे आईआरजीसी में वो सब खत्म कर दिए गए। तो इनको ये लगता है कि अगर ये बंद हो गया और पूरी बातचीत शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सरेंडर सरेंडर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस मोड में आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से वो इस चीज को दोबारा रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। अब उनका बिल्कुल एक सिस्टम क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमला होगा उसका जवाब देंगे। आप देखिए, ये बात सत्यापित की जा सकती है। लगभग 60 से 70% ईरान को नुकसान हो चुका है। उसकी थल सेना में तो कोई खास नहीं, वायुसेना और नौसेना लगभग समाप्त हो चुकी है। उसको लगातार आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन 250% के आसपास पहुंच गया है। जिस प्रकार का ब्लॉकेट लगा हुआ है, इस ब्लॉकेट से उनकी आयात निर्यात की क्षमता बहुत कम हो गई है और बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी स्टेज में ईरान आ चुका है, आईआरजीसी समझता है अपने आप को कि दे हैव नथिंग टू लूज। जब आपने इतना मार लिया तो और 10-20 हजार बम गिरा लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस जब ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी आपकी आ जाती है, तब आप कोई भी एक्शन गलत हो या सही हो वो लेने से पीछे नहीं हटते। तो उनकी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो बदला लेना है। और बदला लेने के अलावा अमेरिका की दो बातों को कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं मानना है: परमाणु संवर्धन और हॉर्मूज। तो जब तक इस प्रकार का आपका आपका वो रहेगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई किसी तरीके की शांति वार्ता की संभावना है। और अब जो सिविलियन एरियाज में खाड़ी देशों पर हमले हुए हैं, उससे एक और चीज की वो बढ़ गई है संभावना। और वो ये संभावना है कि शायद वो खाड़ी देश जिन पर हमले हो रहे हैं वो भी खुल करके इस युद्ध में शामिल हो जाएं। और अगर वो हो गया तो मेरे हिसाब से वो ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आने वाला समय बताएगा क्या है। लेकिन ईरान एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है आज की तारीख में। और उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और वो इसी वजह से वो किसी न किसी तरीके से मदद चाहते हैं। आपने अगर सुना हो तो कुछ कल या आज उन्होंने पाकिस्तान से दोबारा मदद मांगी है। अब पाकिस्तान से क्या मदद मांगी है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से यही मदद मांगी होगी कि आप अमेरिका के पास जाकर के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखें और इसको किसी प्रकार से खत्म किया जाए। ये हो सकता है ईरान की सरकार का स्टांस हो। लेकिन बात वहीं की वहीं आती है, जब आपकी पूरी सिस्टम जो है आईआरजीसी के गिरफ्त में है तो होगा वही जो आईआरजीसी चाहेगी। और आईआरजीसी जब तक उनका बदला पूरा ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तब तक वो इस युद्ध को समाप्त होने देना नहीं चाहते। ऑलराइट सर, मनन अब सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इट्स वेरी क्रूशियल थिंग विच माथुर सर इज टेलिंग अस। एक चीज़ देखिए सर कि वहाँ के जो पॉलिटिकल रेजिम है वो तो हमें सबको पता है कि वो सिर्फ एक स्टैम्प की तरह है, कोई वहाँ पर कोई डिसाइड नहीं होता। जब से वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया सर, आप भी फॉलो कर रहे हैं ईरान को, तो वहाँ पर जो होता है आईआरजीसी और खामनेई और खलीफा ही डिसाइड करते हैं। अब देखिए जो पॉलिटिकल रेजिम है वो छटपटा रही है कि सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए, क्योंकि उन पॉलिटिकल रेजिम्स की फैमिली भी है।
वो जो नेता हैं सर, उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी लोग हैं, तो वो जानते हैं कि ये पूरा देश जल जाएगा, लेकिन आईआरजीसी से कोई मतलब नहीं है। आईआरजीसी लोगों को AK-47 सड़कों पर बांट रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, लोगों के दिमाग में पॉइजन फीड कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, इसराइल को लेकर। ये जंग दो देशों की है, देशों के नागरिकों की नहीं है। इस जंग को अब नागरिक बनाम नागरिक करने की कोशिश में आईआरजीसी लगा हुआ है। और देखिए, शांति थी 4 दिन से 5 दिन से, अमेरिका ने एक भी बम वहां नहीं गिराया और बातचीत, बैकडोर डिप्लोमेसी की बातचीत चली थी मनन सर, लेकिन देखिए फिर से नाटक शुरू कर दिया आज सुबह, और जितने मिडिल ईस्ट GCC कंट्रीज हैं सब जगह हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है ये खुद सुसाइड करना चाहते हैं, इनको मरने का मन है, ये मानना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो ईरान जो कर रहा है बहुत ही कामीकाज है और बहुत ही सुसाइडल मैनर में अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डिप्लोमेसी और अपनी मिलिट्री पॉलिसी बना रहा है। राइट सर। क्योंकि अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि पिछले 2 दिनों से वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से सीज फायर लागू करने के लिए और नेगोशिएशन टेबल पे तो आ ही चुके हैं, पर किसी तरह इस युद्ध को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए अमेरिका तैयार है। पर ईरान के अगर हम इस्माइल बाघेई हैं जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात बोली है कि जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान के ऊपर युद्ध ठोक दिया है, जिस तरीके से बहुत कम बार ऐसा होता है कि इजरायली फोर्सेस बड़े क्षेत्र को कब्जे में ले लेती हैं या बिल्कुल कवायद करके और मैन टू मैन कॉम्बैट करके लेबनान के क्षेत्रों पर अटैक करती हैं। तो क्योंकि ऐसा हुआ है तो ईरान ने जो अपना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने और वैश्विक राजनीति के कर्णधारों के सामने, वो ये दिया है कि इजराइल को अपना पूरा एग्रेशन लेबनान से और हिजबुल्लाह से वैकेट करना पड़ेगा। और जब तक इजराइल अपना एग्रेशन और अपनी थल सेना को लेबनान से वैकेट नहीं करता है, तब तक अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत मतलब युद्ध को खत्म नहीं किया जा सकता है और बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा हमें एक और परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उनका बड़ा ही हीटेड एक्सचेंज हुआ है बेंजामिन नेतान्याहू के साथ, और उन्होंने नेतान्याहू को बहुत समझाया है और उनको इंस्ट्रक्ट किया है, उन पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है कि लेबनान में जो IDF कर रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। और एक तरीके से लेबनान रोका भी गया है कि सदर्न बेरूत तक पहुंच गए थे, के आसपास तक पहुंच गई थी इजरायली सेना। अब वो वहां से विड्रॉ कर रही है या कम से कम उसने अपने आप को रोक लिया है। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी एक ऐसा फैक्टर सामने बनकर आ रहा है और ये जानना हमारे लिए यहाँ पर काफी मुश्किल है कि बेंजामिन नेतान्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में क्या बातचीत हुई, जबकि ट्रंप साहब ने बोला है कि उन्होंने बहुत हेवीली प्रेशराइज किया है। तो ये जो एलाइज हैं इजराइल और अमेरिका, इनको भी देखना चाहिए। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि बेंजामिन नेतान्याहू एक बिगड़े हुए बच्चे, एक रिबेलियस यूथ की तरह अमेरिका के साथ एक्ट करते रहे हैं, जहां पर बाइडेन ने भी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वर्षों पहले भी इजराइल के नाक में लगाम डालने की, नकेल डालने का प्रयास किया, पर बेंजामिन नेतान्याहू और इजरायली एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि ये बात बिल्कुल जनरल साहब सही कह रहे हैं कि अब ये तो GCC के कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, बहरीन, कतार और कुवैत, जो करंट में लेटेस्ट अटैक किया गया है उनके सालेम एयर बेस पे और कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, इनको भी अब कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ। मतलब ये कि अभी तक रोने चिल्लाने और कल्पने से काम चल जाता था ईरान के प्रॉक्सीज के अगेंस्ट, पर जब बहरीन, कतर और अब कुवैत के ऊपर अटैक किया गया है, जो कि लगातार हो रहे हैं, पर ये एक तरीके का बहुत बड़ा सीज फायर का उल्लंघन है ईरान द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो ईरान की और खुमैनी की जो केओस की और एनार्की लाने की जो स्ट्रेटेजी है, उसको कहीं ना कहीं कुवैत और बहरीन और GCC को रोकना पड़ेगा।
जी बस मैं यही कहना चाहूंगा आनंद यार। सर, ठीक है। माथुर सर, मुझे अब लगता है कि अभी तक जो जीसीसी कंट्रीज अभी ईरान को नमस्ते प्रणाम कर रही थी कि भैया हमले मत करिए, सऊदी भी बहुत एक बहुत कंट्रोल्ड मैनर में कम्युनिकेशन कर रहा था, जॉर्डन भी, कुवैत भी, सब कह रहे हैं भाई आपको लड़ाई आपकी अमेरिका इजराइल से, हमें नुकसान मत पहुंचाइए, आपको मारना है फौजी अड्डों पर मारिए। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी हमले ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में किए हैं अनुज सर, उन सब में सिर्फ सिविलियंस का नुकसान हुआ है। अमेरिकी फौजी अड्डों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, अमेरिकन एम्बेसीज को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि अमेरिका पहले से तैयार था। उनको पता था कि हमारे लोगों को, सीआईए के हेडक्वार्टर्स जो भी मिडिल ईस्ट में है वो सब अंडरग्राउंड से, सबको पता था कि हमें मारेंगे, हमारे पर हमला करेंगे, वो बिल्कुल महफूज है, बहुत सुरक्षित है। मुझे लगता है कि अब जीसीसी कंट्रीज भी ईरान के खिलाफ एकजुट होने जा रही है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे लगता है कि उनके लोगों को मार रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को खराब कर रहे हैं, उनका बिजनेस तबाह कर रहा है ईरान। तो मुझे लगता है ये सारी जीसीसी ऐसा ना हो एक कार्टेल बने विद इन मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। देखिए अमित, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने कही ये बात कि वैसे भी जो ये जो मिडिल ईस्ट के, ये जो वेस्ट एशिया की ये इस प्रकार अरब नेशंस हैं, उनका नेचुरल ईरान के साथ 36 का आंकड़ा अगर आंकड़ा आप है। चाहें तो कह सकते हैं। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। हम्म, ये मैंने अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको हम्म, कि वहां के लोग, वहां के संभ्रांत लोग ये बात मानने को तैयार हैं इस लेवल तक कि हमें जितना खतरा ईरान से है शायद उतना खतरा इजराइल से भी नहीं है। अगर इस हम्म, प्रकार की कोई बड़ी बात कह दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं ईरान क्या चाहता है। पिछले 47 वर्षों से ईरान की क्या महत्वाकांक्षा है। ईरान चाहता है कि इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र का वो दादा बने और हम्म, इस्लामिक उम्मा का भी सबसे बड़ा सरगना वो बन जाए। तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर हालात बन रहे हैं, उनसे आप देखिए, ये अभी भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो यमन हूथी और सऊदी अरब का जो युद्ध है, उसका स्टेटस आज भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इसको माना जाता है। पिछले 14 साल से, 13 साल से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और हूथी कौन है ये सारी दुनिया जानती है, ईरान का एक प्रॉक्सी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान और सऊदी अरब एक अच्छे खासे युद्ध में पिछले 13 साल से लिप्त हैं। उसी प्रकार से जो और भी कई जगह पर ईरान के, जो जहां जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं और वो वहां पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, कोई भी जगह हो, तो उस जगह से उन लोगों में भी नेचुरल डिसरिगार्ड आ रहा है ईरान के लिए। अब इस प्रकार का जो हमला हो रहा है, वो हमला अगर सिविलियन जगहों पर हो रहा है तो ईरान इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। पहले तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई हम अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब दो बातें हैं, पहली बात तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया 5 दिन से, फिर आप किस बात का बदला ले रहे हैं, रिटेलिएशन भी नहीं है। और दूसरा, अगर करना है तो आप जाकर के अमेरिका की जहां ताकत है वहां फायर करिए। आप, अमेरिका ने इतने सारे युद्धपोत लगा रखे हैं, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर हैं, जाके उन पर हमला करो। बिल्कुल। वो आपकी हिम्मत नहीं है। तो आकर के आप सिविलियन एरियाज को, जो डिफेंसलेस लोगों को के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, ये इस आतंकवादी विचारधारा की, इस आतंकवादी सोच की बहुत बड़ी मान्यता हमेशा से रही है। और वो हमेशा से निशस्त्र लोगों के ऊपर हमले करते हैं। आप जनवरी में देखिए 30-40 हजार अपने खुद के लोगों को इन्होंने बेरहमी से खत्म कर दिया। कितने लोगों को इन्होंने फांसी चढ़ा दिया ओपन। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें मुझे लगता है ईरान के खिलाफ जाने वाली हैं। और एक बात मैं और बता देता हूं आपको कि ईरान की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, पहले वो ईरान $800-500 पता नहीं बिलियन डॉलर मांग रहा था, फिर वो $100-150 बिलियन पे आ गया, अब कहता है 8-10 बिलियन डॉलर ही हमारे क्लियर कर दो। इससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ईरान की जो हालत है वो बहुत पस्त है। और इस परिस्थिति में अगर वो इस तरीके के और चीजें बढ़ाएगा, करेगा, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ईरान के जो हुक्मरान हैं, उनको अपने ये जो इनका जिहाद से जन्नत का सफर होता है ना, जिहाद से जन्नत का जो सफर का जो जो इनके अंदर जुनून है, उस जुनून के चलते कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने 5 जनरेशन तो अपने ईरान की वैसे ही खत्म कर दिए। आप देखिए 1980 जब से इराक के साथ युद्ध हुआ है, 1979 के बाद से, और आज क्या परिस्थिति है वहां पर। और दो इस युद्ध में झोंक रहे हैं। इससे निकलने की बजाय आप और उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, इनको IRGC की गिरफ्त से निकलना पड़ेगा अमित, राइट, अन्यथा ईरान को नुकसान होता रहेगा। राइट। बनन सर, आई कम अकॉस टुवर्ड्स यू। अभी जैसा कि अनु सर बता रहे हैं, ये आईआरजीसी दे आर बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट।
टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक सैनिक संस्था, एक सैन्य संस्था है। दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी जाकर ईरानी कहते हैं कि आईआरजीसी दुनिया के सबसे शांति प्रिय सेना है। लेकिन देखिए, आप हिजबुल्ला, हूतीज को, प्रॉक्सीज को, हमास प्रॉक्सीज को आप फंड कर रहे हैं, और आपने अपने ही देश में एक नया हिजबुल्ला और हूती का इतना बड़ा रेजिम बना रखा है, जो कहने को तो देश के सैनिक है, लेकिन वो बर्बादी और तबाही पे तुले हुए हैं। ये तो खुद आतंकवादी हैं सारे के सारे आईआरजीसी वाले। ये खुद को सेना क्यों कहते हैं? देखिए, ये बात मैं आपके चैनल पे भी और अपने आर्टिकल्स में, अपनी किताबों में पिछले 20-25 साल से मैं लिखता